we had started the pediatric surgery, in which we discussed about the topics cleft lip and palate, neural tube defects, congenital diaphragmatic hernia, congenital hypertrophic pyloric stenosis. Next topic is about the Hirschsprung disease. Hirschsprung disease क्या होता है कि अगर मैं वहाँ पे बात करूँ कि जो इंटेस्टाइन होगी मोस्टली ये हमारी अगर डिसेंडिंग कॉलॉन है, दिस इज़ द रेक्टम, और रेक्टम के ऊपर सिग्मॉइड है, दिस वन, ये वाला जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, दिस एक सिग्मॉइड। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो वॉल होती है उसमें क्या होता है, नर्व प्लेक्सस जो होता है मेंटेरिक या ऑर्बिट प्लेक्सस, वो एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि न्यूरल क्रेस्टल्स वहाँ पे माइग्रेट करके नहीं आते। तो वो जब उसके अंदर एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट होगा तो मतलब उसमें नर्व्स ही नहीं है, तो वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस ही नहीं होगी। नर्व्स नहीं है, पेरिस्टाल्सिस नहीं है, तो मोस्ट कॉमनली रेक्टोसिग्मॉइड एरिया में जब आवर ब्लड प्लेक्सिस या मेंटेरिक प्लेक्सिस नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कंजेनिटली जब ये एब्सेंट होंगे न्यूरल क्रिस्टल्स के माइग्रेशन ना होने की वजह से, तो वो जो एरिया होगा वो पेरिस्टाल्सिस नहीं कर पाएगा, फूड को आगे प्रोपेल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो डिस्टेंड होता जाएगा और वहाँ पे फूड फंसता जाएगा और वो खुल जाएगा सारा एरिया पेरिस्टाल्सिस ना होने की वजह से। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में और बॉयज़ के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। फिर अगर हम बात करें क्लिनिकल फाइंडिंग्स, तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं कि वो मेकोनियम पास नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पेरिस्टाल्सिस ही नहीं हो रही, वॉमिटिंग करते जाएंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, खाना भी नहीं खाएंगे, एंटीरोकोलाइटिस हो जाएगा, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। अब वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में जाएगा तो सेप्सिस हो जाएगी, या कोलोन जो होगा वो परफोरेट कर जाएगा। स्टूल्स किस तरह के आएंगे, रिबन लाइक आएंगे, ठीक है, रिबन लाइक स्टूल्स आएंगे, रिबन लाइक स्टूल्स आएंगे। पेरिस्टाल्सिस वेव्स हमें नज़र आ रही होंगी, और पैल्पेशन पे हमें फीकल मैसेज फील होंगे क्योंकि वो सब खाना जो है, फीकल मैटर जो है वो वहीं पर अटक जाएगा। तो रिबन लाइक स्टूल्स होंगे और पेरिस्टाल्सिक वेव्स हमें नज़र आएंगी, और जो है पैल्पेशन पे फीकल मैसेज फील होंगे, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से परफोरेशन और सेप्सिस हो सकती है, इसको एंटीरोकोलाइटिस कहते हैं। और जब हम पर रेक्टली एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें एनल कैनाल और रेक्टम एम्प्टी मिलता है। क्यों? क्योंकि जो फूड है, जो सारा कुछ फीकल मैटर है, वो तो रेक्टोसिग्मॉइड में फंसा हुआ है, तो वो नीचे हमें फील ही नहीं होगा रेक्टम और एनम कैनाल के लेवल पे। तो आपने क्या क्या चीज़ देखनी है, आपने एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखनी है, और जो है आपने देखना है रिबन लाइक स्टूल्स, आपने देखने हैं पेरिस्टाल्सिस वेव्स, आपने पल्पेशन करके देखनी है, पर रेक्टल एग्जाम देखना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, मैनोमेट्री करवाते हैं और रीनल बायोप्सी करवाते हैं। एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, डायलेटेड प्रॉक्सिमल कोलॉन, कि फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया था जहाँ पे हर्शस्प्रिंग डिजीज़ थी, तो इसके ऊपर वाले एरिया में और नीचे वाला एरिया, तो जो प्रॉक्सिमल कोलॉन होगा वो क्या करेगा, वो डिस्टेंड कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे अटका हुआ है ना सारा फीकल मैटर, तो प्रॉक्सिमल पोर्शन डिस्टेंड कर जाएगा। तो डायलेटेड प्रॉक्सिमल कोलॉन एंड एब्सेंस ऑफ गैस इन पेल्विक कोलॉन, क्योंकि गैस सारी जो होगी वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी ऐसे, तो एब्सेंस ऑफ गैस होगी। फिर हम जो मैनोमेट्री करेंगे तो उसमें जो स्फिंक्टर होगा वो रिलैक्स ही नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो नर्व्स ही नहीं है, तो फेलियर ऑफ स्फिंक्टर टू रिलैक्स, ताकि वो नीचे जाए खाना, तो हमें मैनोमेट्री पे स्फिंक्टर जो है वो इस तरह से नज़र आएगा। और रेक्टल बायोप्सी जब हम करेंगे तो हमें गैंग्लियन सेल्स नहीं नज़र आएंगे सब म्यूकोजल और मस्कुलर लेयर्स में। तो एक्सरे, मैनोमेट्री और रेक्टल बायोप्सी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो सेगमेंट होगा खराब वाला उसको बॉडी से निकाल देंगे, तो उसको कहते हैं स्वेव सेवेंसन प्रोसीजर, या कोलोस्टमी कर देंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हर्शस्प्रिंग डिजीज़ एंड मेकोनियम आइलियस। सबसे पहले ये कि जो हर्शस्प्रिंग डिजीज़ होती है वो ज़्यादातर आपको डाउन सिंड्रोम के बच्चों में मिलती है, और मेकोनियम आइलिस आपको मिलता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में। अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिस्टिक फाइब्रोसिस देखा था, तो वो हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों में मेकोनियम आइलिस होता है। लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हर्शस्प्रिंग में कहाँ होती है, रेक्टोसिग्मॉइड में, और मेकोनियम आइलिस में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इलियम के लेवल पे।
अब जो मिकोनियम होता है हर्षप्रंग में वो नॉर्मल होता है, जबकि मिकोनियम आइलियस के अंदर वो इंस्पिसेटेड होता है। स्क्वर्ट साइन आपको किस में पॉजिटिव मिलता है? हर्षप्रंग डिजीज़ में। तो ये आपको जो है इसके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं। लोकेशन, एसोसिएशंस, मिकोनियम कैसा है और स्क्वर्ट साइन किस में पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज क्लब फुट, टेलिपस एक्विनोवेरस। क्लब फुट जो है इसमें आपकी कैवस, एडक्शन, वेरस, एक्विनस, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। केवस, एडक्शन, वेरस और एक्विनस। डेफिनेशन क्या होती है? एक्विनस क्या होता है? ये आपको नज़र आ रहा है एक्विनस, इट इज़ प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट एट एंकल। ये देखिए, दिस इज़ प्लांटर फ्लेक्शन, नीचे प्लांटर एरिया है तो उसकी तरफ जो फ्लेक्शन होगी इसको कहते हैं एक्विनस। वेरस क्या होता है? इट इज़ इन्वर्जन ऑफ हील, जैसे यहाँ पे इन्वर्जन हुई हुई है, मीडियल साइड पे उसने अपना फुट कर लिया हुआ है, हील जब इन्वर्ट करेगी इसको कहते हैं वेरस। ठीक है। वेरस ऑफ कैल्सेनियम एंड टेलस, वेरस ऑफ मिड फुट एंड एडक्शन ऑफ फोर फुट। उसके बाद आ जाता है विच बोन जो है वो प्राइमरीली जो है वो अफेक्ट होती है। इट इज़ नेविकुलर बोन, नेविकुलर बोन जो है इसमें प्राइमरीली अफेक्ट होती है। तो एक्विनस, प्लांटर फ्लेक्शन, वेरस, इन्वर्जन। कौन सी बोन ज़्यादा अफेक्ट हो रही है? नेविकुलर बोन। कॉज क्या है? इडियोपैथिक है। कंजेनिटली अगर होगी तो आइसोलेटेड या इडियोपैथिक है। नहीं पता क्या कॉज है, क्यों बच्चे की जो फुट है वो ऐसी थी। टेरोटोजेनिक हो सकती है, लाइक कुछ टेरोटोजेंस होते हैं वो जो है क्या करते हैं कि उसकी वजह से बच्चे का क्लब फुट होता है, या इस एसोसिएटेड विद द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकता है या सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। पोजीशनल होता है कि बच्चे की जो जब बच्चा जो है यूट्रस में था तो उस वक्त उसकी एबनॉर्मल पोजीशनिंग थी, तो पोजीशनल हो सकता है। टेराटोजेनिक, कंजेनिटल, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन ख़राब होने की वजह से उसका फुट ऐसा हो गया। सो दीज आर द कॉजेज़। रिस्क फैक्टर्स क्या है? मेल्स में ज़्यादा कॉमन है और 50% केसेस में बायलेटरल दोनों साइड्स के फुट ऐसे होते हैं। मैनेजमेंट क्या है? इमीडिएट नॉन सर्जिकल मेथड्स हम करते हैं जिसमें हम स्ट्रेचिंग एंड मैनिपुलेशन करते हैं ऑफ द फुट। स्ट्रेच करके उसको सीधा करते हैं, स्ट्रेच करके सीधा करने के बाद वहाँ पे हम प्लास्टर कास्ट लगा देते हैं, स्प्लिट्स लगा देते हैं या टेपिंग कर देते हैं। अगर इनसे फ़ायदा नहीं होता कि हमने जो है वो स्ट्रेचिंग से, प्लास्टर कास्ट से स्प्लिट्स लगाए, टेपिंग लगाई, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर हम सर्जरी करते हैं बिटवीन 3 to 6 months ऑफ एज। ठीक है, लेकिन हमेशा 1 साल से पहले करना है आपने। इन MCQ चूज़ बिटवीन 6 to months ऑफ एज इफ़ देयर इज़ द ऑप्शन। तो 6 to 12 मंथ्स के दरमियान में आपने कोई भी, आपके पास ऑप्शन है ना, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन अगर 12 से ज़्यादा मंथ्स हैं तो फिर आपने नहीं करना। 1 साल से पहले पहले बच्चे का सर्जरी करनी है। अब ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से मोस्टली बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इससे फ़ायदा नहीं होता तो सर्जरी करते हैं। और अनट्रीटेड केसेस में फ़र्दर अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते, फ़र्दर डिफॉर्मेशन होगी, गेट एबनॉर्मलिटी होगी और अल्सरेशन हो जाएगी बच्चे के फुट में। देन इज़ द टॉपिक कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। इसमें से जो आपका टॉपिक है ये वाला हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, तो यहाँ पे हम इसको जस्ट गो थ्रू करेंगे जैसे हम बाकी टॉपिक्स को कर रहे हैं। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी। डिसलोकेशन जो फेमरल हेड की होती है फ्रॉम द एसिटेबुलम, यू नो दैट हिप जॉइंट बनता है, हिप बोन होती है, उसके एस्टेबुलम के अंदर फीमर जो होती है वो फिक्स होती है। तो अगर वो फीमरल का हेड जो है वो एस्टेबुलम से डिसलोकेट हो जाए तो उसको कहते हैं कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है बिफोर 6 months ताकि इसका फ़ायदा हो।
रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? बच्चे की ब्रीच प्रेजेंटेशन, फीमेल्स के अंदर, वाइट पीपल के अंदर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस, उनके अंदर ज़्यादा चांस है। ऑल इन्फेंट्स मस्ट हैव सीरियल हिप एग्जामिनेशंस फ्रॉम बर्थ until they are walking 1 year since most have no risk factors associated। तो सबके हमने सीरियल हिप एग्जामिनेशंस करने हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या उनकी फीमरल हेड जो है स्टैबलम में फिक्स है या नहीं, बच्चा सही से चल रहा है, क्रॉल वगैरह कर रहा है या नहीं। तो एज 0 to 12 मंथ्स के अंदर फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करनी है बच्चे की, और हमने उसमें ना चेक करना है, 2 टेस्ट करने होते हैं, बार्लो और ऑटोलॉनी टेस्ट। अगर हमें वो पॉजिटिव मिलते हैं तो हमने जो है वो टेस्ट परफॉर्म करके उनको भेज देना होता है ऑर्थोपेडिक के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। अगर हमें एसिमेट्री मिलती है विद नेगेटिव बार्लो एंड ऑटोलॉनी टेस्ट, मतलब बार्लो और ऑटोलॉनी तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कोई एसिमेट्री चल रही है, तो फिर अगर तो एज जो है वो 6 मंथ से कम है तो हम हिप का अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अगर 6 मंथ से ज़्यादा की एज है या 6 मंथ्स की, 4 to 6 मंथ्स की, तो फिर हम हिप का एक्सरे करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ लाइक जो आपको विजुलाइजेशन ईजी हो जाए, तो पहले अल्ट्रासाउंड और बाद में एक्सरे। 20% केसेस में क्या होता है, ये बायलेटरल होता है, इसलिए दोनों चीज़ों को, दोनों साइड्स को हमने इमेजिन करना है, इमेज करना है। अगर बच्चे की एज जो है वो 4 to 6 मंथ्स की है, उस तक हम एक्सरे कर लेते हैं। 4 मंथ से पहले एक्सरे हेल्पफुल नहीं होता। इसकी उन्होंने रीज़न भी बता दिया है कि फेमरल हेड एंड स्टेबलम जो होते हैं वो ऐसे ओसिफाई नहीं हुए होते 4 मंथ से पहले, तो जब वो ओसिफाई नहीं है तो हमें नज़र ही नहीं आएंगे एक्सरे के अंदर, तो वो ओसिफाई होंगे 4 to 6 मंथ्स में, फिर ही हम उनको एक्सरे में देख सकते हैं। जब ओसिफिकेशन हो जाती है फिर हम एक्सरे जो है वो करते हैं और उसकी पोजीशनिंग और डेवलपमेंट वगैरह चेक करते हैं। डायग्नोसिस हमने क्या किया, हमने बार्लो और ऑटोलॉनी टेस्ट किए। इसमें हम करते क्या है कि बच्चे को जो है वो सीधा पे लेटाते हैं और उसकी जो हिप होती है उसको फ्लेक्स करते हैं टू 90 डिग्रीज़, 90 डिग्रीज़ फ्लेक्शन करके फिर हमने उसको एबडक्शन करनी होती है, बाहर की तरफ खींचना होता है, और फिर देखना होता है कि डिसेबिलिटी तो नहीं हुई, डिसलोकेट तो नहीं हो गया फीमर का हेड फ्रॉम द स्टेबलम, ठीक है। और फिर हमने उसकी एडक्शन करनी होती है और फिर देखना होता है कि वो जो है वो हुई तो नहीं है। तो इस दौरान जब हम ये कर रहे होते हैं, मैनूवर कर रहे होते हैं, तो इस दौरान हमें एक आवाज़ भी आती है, क्लंक्स सी आती है, इसका मतलब कि हिप डिसलोकेशन है और हमें जल्दी से इसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजना है। ये आपको बार्लो और ऑटोलॉनी टेस्ट दिखाए हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। ये वाले, ये जो आपको पहला वाला दिखाया हुआ है दिस इज़ ऑटोलॉनी टेस्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एबडक्शन कर रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, एबडक्शन कर रहे हैं। तो उस दौरान हमने हिप डिसलोकेशन देखनी है, तो बाहर की तरफ ऑटोलॉनी होता है। जब अंदर की तरफ कर रहे हैं तो दिस इज़ बार्लो टेस्ट, एडक्शन। तो एडक्शन करते हुए अगर डिसलोकेशन होगी तो उसका भी हमें पता चल जाएगा। तो ये मैनूवर्स परफॉर्म करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर जो है वो हिप डिसलोकेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हमें साइंस मिल रहे हैं सॉफ्ट क्लिक, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी मिल रही है या एसिमेट्रिक इनग्वाइनल स्किन फोल्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब हिप लेक्सिटी है। ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हम ये इसके लिए ये यूज़ करते हैं पेवलिक हार्नेस। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, ठीक है, ये प्लास्टर कास्ट is splint that holds the hip in the flexion and adduction while preventing extension and abduction। तो adduction के केस में रखता है which can अगर हम उसको abduction में रखेंगे तो उसकी मसला ज़्यादा हो सकता है, तो बच्चे को हमने इस पोजीशन में रखना होता है ताकि डिसलोकेशन ना हो। तो 6 मंथ से कम बच्चा है तो हम पेवलिक हार्नेस या प्लास्टर कास्ट यूज़ करते हैं। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया फिर हमें सर्जरी करके रिडक्शन करके एनेस्थीसिया के अंदर उसको ठीक करना पड़ेगा। प्रोग्नोसिस,
प्रोग्नोसिस ये होता है कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी अच्छी बात है। डिलेड डायग्नोसिस जो है उसकी वजह से जो है बच्चे जो हैं वो लिम्प करेंगे, बाद में उनका गेट एबनॉर्मल हो जाएगा, स्कोलियोसिस, आर्थराइटिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस। इस वजह से जितना जल्दी बच्चे को जो है वो डायग्नोस करोगे उतनी अच्छी बात है। फिर आता है ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला क्या होता है कि दिस इज़ यू नो दैट कि एक ट्रेकिया होता है और एक ईसोफेगस होता है, ठीक है। और ईसोफेगस ने आगे स्टमक के साथ कंटिन्यू होना होता है ना, दिस इज स्टमक, और पीछे ट्रेकिया होता है, आगे ईसोफेगस होता है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि इस फिस्टुला बना होगा, मतलब कि ना ईसोफेगस बंद होगा फॉर एग्जांपल, और ट्रेकिया जो है वो उसके साथ ऊपर वाला ईसोफेगस ट्रेकिया के साथ जुड़ गया होगा, या इस तरह से डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे देखें कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये देखें ये सारी टाइप्स हैं। हो क्या रहा है, ब्लाइंड ईसोफेजियल पाउच, मतलब ऊपर से ईसोफेगस बंद हो गया वह, नीचे स्टमक बेचारा इंतज़ार कर रहा है स्टमक कहाँ चला गया, ठीक है। लोअर पाउच जो है वो हमारा ट्रेकिया के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर से ईसोफेगस बंद है और नीचे वाला जो ईसोफेगस है वो पीछे ट्रेकिया के साथ चिपका हुआ है जाके, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ऊपर वाला ईसोफेगस बंद है, ब्लाइंड है, और नीचे वाला ईसोफेगस ट्रेकिया के साथ जाके चिपका हुआ है। दिस इज़ ब्लाइंड esophageal पाउच एंड लोअर पाउच कम्युनिकेटिंग विद ट्रेकिया। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि एसोफेजियल इट्रीजिया हुआ है विद फिस्टुला फ्रॉम अपर पाउच, ठीक है, कि वो ऊपर वाला पाउच जो है वो जाके उसके साथ कनेक्शन कर रहा है। फर्स्ट में क्या था, वो नीचे वाला हिस्सा उसका ट्रेकिया के साथ चिपका हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड वाले में कि ऊपर वाला हिस्सा जो है एसोफेगस का वो जाके उसके साथ चिपका हुआ है, ठीक है। थर्ड में देखें दोनों कर रहे हैं, पहले में नीचे वाला हिस्सा कर रहा था, दूसरे में ऊपर वाला कर रहा था, और नीचे में जो तीसरा वाला है उसमें दोनों पाउच ऑफ एसोफेगस जो हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों ट्रेकिया के साथ चिपके हुए हैं जाके। और फोर्थ वाले में क्या आपको नज़र आ रहा है कि कुछ भी नहीं है, मतलब कि ईसोफेगस भी नहीं उसके साथ चिपका हुआ, ना स्टमक के साथ चिपका हुआ, ना ट्रेकिया के साथ। और इसमें देखें फिफ्थ वाले में क्या नज़र आ रहा है कि कोई हमारा ईसोफेजियल इट्रेसिया तो नहीं है, लेकिन फिस्टुला जो है वो उधर से निकल के पूरा एच बना रहा है, ठीक है, कि वो बस उसमें से निकल के एक अंदर चला गया, इसमें कोई डिस्टल प्रॉक्सिमल कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ हाउ के सबसे पहले नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर दोनों, फिर कोई भी नहीं, और फिर एक एज बना होगा। सो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो इस फर्स्ट वाले के होते हैं जो हमने देखे हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, बच्चे को जो है पॉलीहाइड्रोमनियोज होगा, क्योंकि बच्चा स्वैलो ही नहीं कर सकता कुछ, एमनियोटिक फ्लूइड स्वैलो नहीं करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर ज़्यादा हो जाएगा। फिर बच्चा जो है वो, क्योंकि उसके ट्रेकिया में सारा खाना जाएगा जो भी उसने खाना पीना है, तो ड्रूलिंग, चोकिंग, कफिंग, रिगर्गिटेशन बर्थ पे हमें प्रेजेंट करेगा। इनएबिलिटी टू पास द नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, हम क्या करेंगे कि उसकी ट्यूब पास करने की कोशिश करेंगे, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो वो जहाँ पे जाके अंदर ही नहीं जाएगी स्टमक में, तो ये चीज़ है नेज़ोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। उसके बाद जो है प्रेजेंस ऑफ फिस्टुला, एयर एंट्री टू स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स विल, तो क्या होगा कि जैसे ही बच्चा सांस लेगा तो उसकी जो एयर है वो स्टमक में जाएगी और इंटेस्टाइन में जाएगी, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन हुआ है किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। तो ट्रेकिया के साथ जब वो चिपका होगा तो यहाँ से सांस आएगी, एयर आएगी और वो स्टमक में चली जाएगी और फिर इंटेस्टाइन्स में चली जाएगी, तो इट विल कॉज डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन।
और जो स्टमक का खाना है वो ईसोफेगस में आएगा और फिर फिस्टुला से ट्रेकिया में चला जाएगा रिफ्लक्स करके, ठीक है। और जब ट्रेकिया में चला जाएगा तो वहाँ पे जाके एस्पायरेशन निमोनिया कॉज करेगा, बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा, क्रैकल्स एंड इन्फिल्ट्रेट्स बन जाएंगे। इसके साथ साथ कहते हैं 50% जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, लाइक वर्टिब्रल एनल एट्रेसिया हो सकता है, कार्डिक ट्रेकियोएसोफेजियल स्टला हो सकता है, रीनल लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको भी हमने देखना होता है कि कहीं उनकी और एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। वेक्ट्रल मतलब वर्टिब्रा, एनस, कार्डिक, फिर रीनल और लिम्ब। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, हम बच्चे को कुछ ना खिलाएं ताकि उसको एस्पायरेशन ना हो, आईवी फ्लूइड्स दें, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसको प्रॉक्सिमल पाउच में डालें, और जो है एलिवेट करें हेड ऑफ बेड ताकि रिफ्लक्स ना हो, एस्पायरेशन ना हो, और सर्जरी इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जिसमें वो फिस्टुला को रिमूव करते हैं हम। फिर होता है बिलियरी इट्रेसिया, ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसमें से भी एमसीक्यूज़ बनते होते हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एमसीक्यूज़, और इसमें से एमसीक्यूज़ बनते होते हैं। बिलियरी इट्रेसिया, इसमें क्या होता है कि जब बिलियरी जो है वो उसका बंद होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंप्लीट परसिस्टेंट कोलिस्टेसिस इन फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ। तो कब होता है, पहले 2 महीने में जो है कॉलिक स्टूल्स होते हैं, क्योंकि मतलब उसमें कोई बाइल कुछ भी नहीं आता स्टूल्स के अंदर, तो कोलिस्टेसिस होती है, कंप्लीट परसिस्टेंट कोलिस्टेसिस। तो एक्स्ट्रा बिलियरी हेपेटिक ट्री जो है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री, उसकी पेटेंसी नहीं होती, और इसके अलावा हेपेटोमेगेली होती है पहले, और फिर बाद में जो है वो स्प्लीनोमेगेली हो जाती है। लिवर बायोप्सी में हमें हिस्टोलॉजिकल फीचर्स मिल जाते हैं। न्यूबॉर्न के अंदर जॉन्डिस होता है। यूरिन जो है, अच्छा ये इसका एमसीक्यू होता है इसमें से भी ना, कि यूरिन आपको डीप येलो मिलता है और स्टूल्स जो है पेल मिलते हैं, मतलब दोनों डीप येलो और पेल स्टूल्स। प्रूराइटिस, डिजिटल क्लबिंग, ज़ैंथोमास, पुअर वेट गेन, एसाइटिस एंड ब्लीडिंग, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, हाइडा स्कैन करते हैं। इसके अलावा हम जो इंजाइम्स का लेवल चेक करवाएंगे तो जो जीजीटी है, एएलपी राइज होंगे क्योंकि बिलियरी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, प्रोलॉन्ग पीटी होगा, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो एलिवेटेड होगा, और अल्ट्रासाउंड पे हमें जो है वो कोलिडोकल सिस्ट मिल जाएगी जिसने बिलियरी ट्रैक्ट को बंद किया हो सकता है, और कोलिडोकल सिस्ट जो है वो हमें मिल जाएगी जो पैंक्रास की होती है, और अदर एंट्राइब मिल सकती हैं। सो दीज आर द इंजाइम्स वगैरह लेवल, और हीडा स्कैन हमारा इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी कि बच्चा फेलियर टू थ्राइव होगा, प्रोराइटिस होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपरस्प्लेनिज्म, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स क्योंकि पीटी जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, रिकेट्स है, और साइटीज, हेपेटिक फेलियर, और डेथ जो होती है वो बच्चे की हो जाती है 18 to 24 मंथ्स में, 2 साल के अंदर। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। तो आइडियल जो सर्जरी है उसकी आइडियल एज जो होती है वो 6 to 10 वीक्स होती है, जिसके लिए हमारा जो प्रोसीजर होता है उसको कसाई प्रोसीजर कहते हैं, इन विच वी डू द हेपेटोपोर्टो एंट्रोस्टमी। और गॉल ब्लैडर कसाई प्रोसीजर होता है, इसमें पोर्टो कोलिस्ट्रोस्टोमी करते हैं, और लिवर ट्रांसप्लांट है, और इसके अलावा वाइटामिन्स हैं फैट सोल्युबल एडीई के, उनकी सप्लीमेंटेशन करते हैं, कैलोरीज देते हैं, और इसके अलावा बाइल एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं टू ट्रीट द असेंडिंग कोलिंजाइटिस। सो एंटीबायोटिक्स हो गए, बाइल एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, कसाई प्रोसीजर आपने याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पीडियाट्रिक सर्जरी। इसको मैंने कवर नहीं करना था लेकिन कर दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज़, और ये कि जल्दी जल्दी कोई डिटेल्स में मैं नहीं गई, सो दैट इतना टाइम भी ना लगे और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं फॉर एमसीक्यूज़।